बजट पेश करने के लिए माननीय वित्त मंत्री जी का मैं अपनी पार्टी की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। ये बजट एक ऐसे दौर में आया है जब देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और ऐसे दौर में जहाँ एक ओर हमारी सरकार ने स्वदेशी वैक्सीन का दुनिया का सबसे बड़ा अभियान चलाकर आम जनमानस के जीवन को सुरक्षित करने के प्रबंध किए हैं, वहीं दूसरी ओर आर्थिक वैक्सीन के माध्यम से देश की पटरी से उतर चुकी अर्थव्यवस्था को भी दुरुस्त करने का प्रयास किया है। अध्यक्ष महोदय, ये सामान्य उपलब्धि नहीं है कि दुनिया के तमाम देशों की तुलना में कोरोना महामारी के दौर में भारत के अंदर मृत्यु दर सबसे कम और रिकवरी रेट सबसे ज़्यादा रहा और इसके साथ ही अब हमारी अर्थव्यवस्था में भी ग्रीन शूट्स नज़र आने लगे हैं। IMF ने 11% ग्रोथ रेट की बात की है, हमारे इकोनॉमिक सर्वे में भी इसे दर्शाया गया है। हमारे GST का कलेक्शन 1 लाख करोड़ से ज़्यादा बढ़ चुका है और इकोनॉमी वी शेप रिकवरी के संकेत दे रही है। हमारे बजट का उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि देश को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरा करने की ओर बढ़ना है, लेकिन सवाल ये है कि इस लक्ष्य को हम कैसे प्राप्त करेंगे। जब इस बजट की घोषणा होनी थी उससे पहले तमाम किस्म की आशंकाएं उत्पन्न हो रही थी और बहुत सारे प्रश्न भी मीडिया में खड़े किए जा रहे थे कि शायद सरकार अपने पिछले वर्ष के 5 लाख करोड़ के कर्ज को पूरा करने के लिए किसी नए प्रकार के रिचनेस टैक्स या कोविड टैक्स को लगाने का काम करेगी। लेकिन जब माननीय वित्त मंत्री जी ने संसद के अंदर बजट को पेश किया तो हमने देखा कि किसी भी प्रकार का कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है आम जनमानस के ऊपर और बजाय इसके सरकार ने अपने पूंजीगत व्यय को 34.5% बढ़ाने का निर्णय किया है और 5.5% कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने की ओर सरकार बढ़ रही है, जिसमें हमारे रेलवे के निर्माण के लिए 1,10,000 करोड़ रुपए, सड़कों के लिए 1,18,000 करोड़ रुपए, MSMEs के लिए 15,700 करोड़ और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए अप्रत्याशित वृद्धि की गई है 137% की, जिसमें कुल बजट 2,24,000 करोड़ का है। जल जीवन मिशन के लिए 2,87,000 करोड़, स्वच्छ हवा के लिए भी सरकार ने अपना पिटारा खोलते हुए 2,217 करोड़ का प्रावधान किया है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ाने के लिए PLI स्कीम को 2 लाख करोड़ और पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट सर्विस के लिए 18,000 करोड़ के प्रावधान सरकार ने किए हैं। अध्यक्ष महोदय, इस बजट की खास बात यह है कि विशेष तौर से MSME और इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने बहुत बड़े प्रावधान किए हैं। MSME को गति देने की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि इससे रोजगार सृजन होगा और इसलिए MSME का जो बजट है वो दुगना किया गया। इसी प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल देने से संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों में ही रोजगार सृजन होगा और 32% की जो वृद्धि हुई है इस दृष्टि से काफी अहम भूमिका निभाएगी। हमारे बजट में टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष जी, जैसे जैसे ये टीकाकरण अभियान आगे बढ़ रहा है, लोगों के मन में जो भय व्याप्त था वो खत्म हो रहा है और इससे हमारे सर्विस सेक्टर की जो मंदी है उसमें कमी आएगी, रोजगार सृजन होगा, क्योंकि सर्विस सेक्टर हमारे देश की इकोनॉमी में 50% से ज्यादा का योगदान करता है। इसलिए सर्विस सेक्टर के रिवाइव होने से हमारी अर्थव्यवस्था के पटरी पर दोबारा लौटने की संभावनाएं भी प्रबल हो जाएंगी। कोरोना आपदा में कई लोगों की नौकरियां गई है, बहुत सारों की सैलरी में भी कटौती हुई है। सरकार ने ऐसे लोगों को भी राहत देने के लिए प्रावधान किए हैं। EPFO का 2 साल का खर्च सरकार देने जा रही है, जिससे एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों को एक बहुत बड़ी राहत मिलने जा रही है। आम आदमी के लिए हमारे इस बजट में एक नई स्क्रैपेज पॉलिसी की भी घोषणा की गई है, जिसके अंतर्गत जो निजी वाहन है वो अब 20 साल तक और जो हमारे कमर्शियल वाहन है, व्यावसायिक वाहन है, 15 साल के अंदर उनको सड़कों पर चला सकेंगे। इसके कई फायदे हैं। इस नई कबाड़ नीति के दायरे में 2,80,000 करोड़ वाहन आएंगे, जिसके फायदे अगर मैं गिनवाऊं तो वायु प्रदूषण में 25% की कमी होगी, ईंधन की खपत भी कम होगी, सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। जो हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो 4.5 लाख करोड़ से बढ़कर 6 लाख करोड़ तक पहुंचेगा, यानी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और अनुमान किया जा रहा है कि 50,000 के करीब नौकरियों का सृजन होगा। इन सारे फायदों के मद्देनजर मैं माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहती हूँ। सरकार की ये पहल बहुत ही सराहनीय है। इंश्योरेंस सेक्टर की जहां तक बात है अध्यक्ष महोदय, बजट में FDI के परसेंटेज को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। हमारे देश में दुनिया के अन्य देशों की तुलना में इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन काफी कम है और आज भी लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस बहुत कम लोग लेते हैं, इसलिए इंश्योरेंस को बढ़ाने की जरूरत है। इस दिशा से सरकार ने जो प्रयास किया है उसकी भी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ। और अंत में बुजुर्गों के लिए सरकार ने
बुजुर्गों का ख्याल किया है। 75 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग हैं, अब उन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये भी एक शुभ समाचार है। तो कुल मिलाकर मैं इतना ही कहूंगी कि कोरोना महामारी के दौर में इस बजट की सभी लोग प्रतीक्षा कर रहे थे उत्सुकता के साथ, और माननीय वित्त मंत्री जी को एक बोल्ड बजट प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी, हिम्मत दिखाने की आवश्यकता थी। उन्होंने हिम्मत दिखाई है और एक संतुलित और सर्वस्पर्शी बजट पेश किया है जो भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को रखने का काम करेगा। और उसके लिए पुनः माननीय वित्त मंत्री जी का कोटि कोटि अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ। आपने मुझे अवसर दिया, बहुत बहुत आभार।